it can be catastrophe, life can be in danger. 80% of the food poisoning you can diagnose with the history. Most common symptoms are जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, बार बार दस्त होना, इसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। गर्मियां पड़ रही हैं और आए दिन एक कॉमन प्रॉब्लम जिससे हम रोज बरोज डील कर रहे हैं वो है फूड पॉइजनिंग। हमारे यहाँ कैंटीन आरोग्य के दाम और उसके पॉलिक्लिनिक्स आए दिन लोगों से भरे पड़े हैं और केसेस देखे जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग। तो जरूरी होता है कि इस मुद्दे पे बात की जाए। तो मैं शालिनी चंगीरा कैंटीन फाउंडेशन से आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है बहुत ही फेमस एक्सपीरियंस डॉक्टर रिनाउंड डॉक्टर आरपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज हम लाइव हैं और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग। इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा आपसे बेटर, आपसे बेस्ट इस विषय में कोई नहीं बता सकता। तो चलिए सवालों के सिलसिले पे शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं आम भाषा में कि फूड पॉइजनिंग क्यों होती है और क्यों इसके केसेस गर्मियों में बढ़ते हैं। गर्मियों में ही ये सबसे ज़्यादा केसेस इसके आते हैं। एक पर्टिकुलर रीज़न है, जो टेम्परेचर इस टाइम का गर्मियों में है, फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया उन्हें प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, इसी वजह से उनकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन बड़ा फास्ट होता है। अमूमन दो ही टाइम ये होता है, एक तो अब पर्टिकुलरली इस टाइम गर्मी चल रही है, दूसरा आगे आने वाला टाइम जिसे हम कहते हैं बरसात का टाइम, उसमें भी फूड पॉइजनिंग के काफ़ी केस आ जाते हैं। तो दैट इज किस टाइम बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, इसी वजह से गर्मी में सबसे ज़्यादा ये काम होता है। डॉक्टर सिंह, आपने बता दिया कि ये केसेस गर्मी में क्यों बढ़ते हैं, पर फूड पॉइजनिंग होने के कारण क्या होते हैं, आप हमें ये बताइए। अभी हालांकि मैं शालिनी जी को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है फूड पॉइजनिंग का इस टाइम लिया गया। एंड थिंग इज दैट इज वन ऑफ द कॉमन नाउअडेज जो हमारी क्लिनिक में है। 30% ऑफ टोटल केसेस दे आर हैविंग द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब यही है, अगर भाई आपके बैक्टीरिया अंदर जाकर पुट्रीफैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इस वजह से जो है एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं जिसमें मल्टीपल सिम्टम, साइंस और पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके लिए सिंपल एक फंडा है, शरीर में कोई भी किसी भी जगह बैक्टीरिया अगर पनप रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी बॉडी का एक तरह से सारे सिस्टम का इस पे असर होता है। सारे सिस्टम मीन्स अगर हम देखें नर्वस सिस्टम से लेके जीआईटी, नॉर्मल सिस्टमेटिक एलिमेंट, तो कुल मिला के ये है भाई कोई शायद है कोई ही ऑर्गन ऐसा बचा हो जो इससे अफेक्ट नहीं होता है। नाउ अगर हम जाए भाई कैसे पता लगाए वास्तव में फूड पॉइजनिंग है या कुछ और है, स्टिल बीइंग द ओल्ड पर्सन आई विल रियली से दैट 80% of the food poisoning you can diagnose with the history। भाई कल आपने क्या खाया, इससे पहले दिन आपने क्या खाया, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे फूड हैं जिनकी वजह से आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केस आते हैं। पहली चीज़ है, अगर कोई नॉन वेज खा रहे हैं, नॉन वेज यूजुअली फ्रॉम द आउटसाइड, कोई स्टेल फूड खा रहे हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो।
पनीर वगैरह से भी आज की डेट में काफ़ी केस आए हैं। लेट्स होप और लेट्स टेक द थिंग एग्जाम्पल लाइक लेडीज फिंगर, भिंडी। कुछ केस हमें उसी के भी दिखाई दिए। क्यों? बिकॉज फार्मर्स वगैरह अगर पुराना भी लेडीज फिंगर वगैरह रखी है, उस पर कलर वगैरह करके दे विल शो इट दैट दिस इज वेरी फ्रेश। तो यूजुअली आप प्रॉपर हिस्ट्री अगर लेते हैं, डेफिनेटली आपको 80% 70% ये अंदाजा हो जाएगा दिस केस बिलोंग टू द फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दी है कि क्या कारण है, किस वजह से बढ़ रहे हैं। हमारा हाइजीन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड आई थिंक बेसिक कल्प्रिट है इस चीज के पीछे। सेकेंडली, अब इससे अगला सवाल जो कनेक्टेड होता है, हमने कारण तो जान लिए, अब आते हैं कि लक्षण बॉडी में जो आते हैं कि एक आम आदमी को कैसे पता चले ही और शी सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या हम घर के लेवल पे भी खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। और दूसरा है इसका 1/3 पार्ट आई कवर्ड इन द लास्ट फ्यू लाइन्स। थिंग इज दैट मैंने कहा था भाई शरीर का शायद ये कोई सिस्टम इससे बचा हुआ है, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम आर जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, बार बार दस्त होना, इसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन थिंग है वो है पानी की कमी, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन सिंपल हो या बहुत सीरियस हो, लेवल ऑफ द स्टेटस ऑफ द सेरिब्रम अगेन हैव सम इम्पैक्ट, और कभी कभी पेशेंट को चक्कर आएगा, थोड़ा सा ये होगा भाई ही विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो इसके अलावा आपको पेट दर्द भी होगा, और साथ में जो है कमजोरी इतनी आ जाएगी अगर पानी की कमी इस लेवल तक होगी दैट ही विल नॉट बी एबल टू गेट अप। और दूसरा ये है उसका बीपी लो हो जाएगा, पल्स थ्रेडी और टैकीकार्डी हो जाए। तो ये केवल प्रिलिमिनरी सिम्टम है जिन्हें हम घर पे ही देख सकते हैं, या पेशेंट अगर क्लिनिक में आया तो वी कैन जस्ट सिंपली डायग्नोज। नो नीड टू डू एनी immediate kind of the investigation, but of course अगर 3-4 दिन की हिस्ट्री है तो उसमें हम थोड़े से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जैसे सीबीसी हुआ और साथ में इलेक्ट्रोलाइट हुए। क्योंकि अगर हम कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए बैठे रहे तो दैट्स नॉट द प्रैक्टिकल थिंग। मेन थिंग इज दैट वी हैव टू गिव immediate treatment so that at least the patient can get relief and proper antibiotic for the intestine. Because इस severity level में कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है भाई पानी की कमी। इस वजह से कभी कभी वाइटल्स हैं, वाइटल का मतलब ये है जैसे किडनी हुआ, एक्यूट रीनल फेल्योर हमने इन केस में देखे हैं इन द पास्ट, नॉट हियर, बट डेफिनेटली इफ you are taking the immediate action, it means the patient may not have any kind of bad catastrophe and immediately the patient will recover. Simple things you have to do. आपने जैसे अभी बताया कि इमीडिएट एक्शन और एक इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फूड पॉइजनिंग केसेस में। तो माय क्वेश्चन कनेक्टेड टू दिस इज कि अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो ये ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कितने एक सीवियर लेवल तक जा सकती है, और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है? हमारे व्यूअर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जो घर के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं हम 2-3-4 दिन ऐसे बैठे बैठे निकाल देते हैं कि ठीक हो जाएगा, एक पानी पी लेते हैं। तो क्या That's really, it can be catastrophe. Life can be in danger if you have not taken the proper precaution at proper time. तो सबसे पहली चीज़ है हमें देखना है पेशेंट को अगर वोमिट हो रहा है, डेफिनेटली हमारा एम होगा सबसे पहले वोमिटिंग को रोकना, विच इज़ पॉसिबल बाय इंजेक्शन और बाय टैबलेट। अगर बिल्कुल ही कंटिन्यूअस चल रही है तो हम एक इंजेक्शन जो
वोमिटिंग के लिए होगा वो हम दे देंगे। अब इसका दूसरा स्टेप आता है हाउ टू रिहाइड्रेट। रिहाइड्रेट के बड़े सिंपल से फंडे हैं। आजकल बाजार में ORS है, इलेक्ट्रोल है, वो भी नहीं हो आप घर पे हो तो एटलीस्ट आप नींबू पानी शिकंजी बना के बड़े आराम से उसे दे सकते हैं। तीसरी चीज़ दाल का पानी दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल हैं खाने में, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर टाइम में देते रहे तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का लेवल नहीं आएगा। ओके डॉक्टर साहब ने बता दिया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें व्यूअर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक डिटेल में बताना चाहिए कि एक फूड पॉइजनिंग हो गई बट एक फूड पॉइजनिंग ना हो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं कि आम इंसान के फॉलो करने के लिए कि गर्मी में कम से कम हमें फूड पॉइजनिंग को हम इससे बच सकें। मेन थिंग ऑलवेज जैसे बताया गया है, प्रिवेंशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन क्योर। बच्चों को और जितने भी फैमिली मेंबर हैं, ट्राई दैट बाहर का कोई भी जैसे स्ट्रीट फूड हो या स्टेल फूड हो, किसी भी तरह से उसे इन दिनों में कंज्यूम ना करें। बच्चे कभी कभी जिद कर जाते हैं और मैक्सिमम केस हमें उन्हीं से मिलते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह खा लिया या फिर रास्ते में मोमोस वगैरह खा लिए। तो इन सब चीज़ों के वी डोंट नो किस तरह से और किस हाइजीन से ये बनाए गए हैं। जो लोग जैसे ठेले पे बैठे रहते हैं वो लोग सेल करते हैं। इवन आई एम नॉट इन फेवर दैट बाहर जाकर किसी होटल में भी आप नॉन वेज वगैरह इस दौरान खाएं। मन कर रहा है आप अपने सामने जो है प्रिपेयर करवा के अपने घर में खा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द सेफ थिंग। सेकंड, वी हैव टू सी, हमें देखना है भाई किस लेवल तक हम ये इन फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नटशेल में यही है, जहाँ तक हो सके इस तरह के स्ट्रीट फूड को हमें कुछ दिन के लिए या स्पेशली गर्मी और बरसात के दिनों में ना ही छुएं तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है कि आपका एक एक्सपीरियंस आप ओन करते हैं, इसके बेसिस पे क्या आपके टाइम से कोई नानी दादी या कोई नुस्खा ऐसा हमारे पास है जो हमारी फूड पॉइजनिंग में हमें हेल्प कर सके? हकीकत में ये है, अब भी जो मेरे पेशेंट होते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या कोई और दूसरी चीज़ें हो, मेडिसिन के साथ साथ मैं उन्हें भी एडवाइस कर देता हूँ। वो क्यों? एक तो ये है, पेशेंट को अगर हम 10 या 12 गोली लिखें, उससे बेहतर ये है कोई जो हमारे ज़माने से आजमाए हुए नुस्खे हैं, एटलीस्ट देसी इलाज, वो ठीक हो जाए। अभी जैसे बताया, अगर किसी को डायरिया घर पे हो रहा है, मीन टू से फूड पॉइजनिंग के बाद जो है बार बार पेट में दर्द हो रहा है, 10 बार जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है आप कितनी दूर जाके क्लिनिक पे दिखाएंगे या हॉस्पिटल में लाएंगे। तो सिंपल तरीका है, एक तो ये है क्यूमिन सीड वगैरह उन्हें दे सकते हैं। इवन अजवाइन के जो बीज हैं आप उसे उबाल के पानी के साथ बड़े इत्मीनान से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, रादर ये जो पेट दर्द वगैरह है इसमें काफ़ी आराम पहुंचाएंगे। जिंजर एक ऐसी चीज़ है बहुत सारी बीमारियों में काम आती है और इसमें भी अगर देते हैं किसी हद तक इसका भी असर होगा। तीसरी चीज़ आती है भाई, आप हनी वगैरह में जिंजर के साथ उन्हें दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, शिकंजी बना के दे दें। और सबसे बड़ी चीज़ है इन सादे तरीके, छाछ में कहूँगा भाई यूजुअली हर घर में मिल जाती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द लिक्विड फ्लूइड हम कह सकते हैं जो रिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट पानी, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ तो घर में ही मिल सकती है जो मैंने पहली 3-4 चीज़ बताई, और बाकी जो है आसपास मान लिया हर स्ट्रीट पे कोकोनट पानी वगैरह वो मिल जाएगा। तो इनकी एडुकेट अमाउंट अगर आप ले लेंगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कभी नहीं होगा और सीवियर लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। बहुत ही खूब।
अच्छा डॉक्टर, एक कॉमन प्रॉब्लम और सामने आती है कि जब फूड पॉइजनिंग होती है तो हमें से ज़्यादातर लोग बजाय डॉक्टर को विजिट करें, वो चले जाते हैं एक मेडिकल शॉप पे। मेडिकल शॉप्स बहुत इजीली हर घर में, हर कोने में, हर कूचे में खुले हुए हैं और हम लोग जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब फूड पॉइजनिंग सी लग रही है, पेट कुछ खराब है, दवाई दे दीजिए। तो इस मुद्दे को इतना कैजुअली लेना ये कहाँ तक सही है? दिस इज ऑलमोस्ट इलीगल, और ये केवल हमारी कंट्री में इतना फ्रीक्वेंट है। डॉक्टर अगर 50 कदम में भी होगा, वो वहाँ जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से कहेंगे जी हमें 10 की दवाई दे दो। कुछ केस मुझे ऐसे मिले हैं। बेसिकली दे डोंट नो द फार्माकोलॉजी, दे डोंट नो द फिजियोलॉजी, और अपनी मर्जी से, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, कभी भी दस्त होते हैं हर एक पेशेंट को लोप्रामाइड दे देते हैं। लोप्रामाइड ऐसी है इंटेस्टीन में किसी तरह से एक गांठ सी भी लगा सकती है, और जो पेन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इट में रिड्यूस, बट द पेशेंट की जो है इंटेस्टीन की कोलिक उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जाओ तो किसी वेल एजुकेटेड ट्रेन डॉक्टर के पास जाकर कम से कम आप अपने सिम्टम के मुताबिक वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, मिसयूज ऑफ द मेडिसिन यूजुअली डन बाय दीज पीपल, जो वो नहीं समझ पाते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं, और किसी भी तरह का जो है ये सिम्टम रिलीफ के लिए जो एक तरह से कतई ठीक नहीं है, so they should have the proper consultation. डॉक्टर, हमारे सवालों का सिलसिला आज यही खत्म होता है। हमने आपके माध्यम से फूड पॉइजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से जाना है, उसको डीपली अंडरस्टैंड किया है कि कैसे गर्मी में फूड पॉइजनिंग केसेस बढ़ते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या निवारण होते हैं, और डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया है कि आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, होम कुक फूड खाएंगे गर्मियों के दिनों में, फ्रेशली कुक्ड मील्स खाएंगे, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, कुछ दिन हमेशा क्लिनिक रहें। पर गर्मियाँ और मानसून ये बहुत डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट सीजन्स होते हैं जब उनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं और हमें और मिनरल्स विटामिन्स की जरूरत होती है। तो हम कोशिश कर सकते हैं हम घर पे रहें और घर का बना हुआ खाना खाएं, फ्रेशली कुक्ड मील्स लें, और जो भी खाना बना है वो बहुत हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, साफ सफाई से बना हो। डॉक्टर साहब ने आपको ये भी कहा है कि हम कोशिश करते हैं, हमने बताया, डिस्कस किया कि हमें बीमारी होती है और हम जाके मेडिकल शॉप से दवाई ले लेते हैं। वो 100 और 200 रुपए की दवाई के लिए हम 100 रुपए की ओपीडी दे सकते हैं। कैमन फाउंडेशन जो आप सबकी मदद कर रहा है इन सब डील करने की, जहाँ मात्र ओपीडी से 100 रुपए है, एंड एक्सपीरियंस एंड वेल नोन डॉक्टर्स हमारे साथ यही बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो और एक राइट मेडिसिन ले सकते हैं। आप मेडिसिन ले, बट विद कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। सो आई होप व्यूअर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट कि अगले वीडियो तक आप बने रहिए, गर्मी को एंजॉय करिए, कीप स्माइलिंग, रिमेंबर टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ। Until next time. Thank you, Dr. Singh, for giving your precious time. Thanks so much. Thank you, viewers.